हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से लगा के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो फिर से पिछले वीडियो में मैंने बहुत बार कहा था, इस बार भी बहुत बार कहूंगा कि अगर आपको ये एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर समझना है तो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी बार मैं आपको बहुत फोर्स कर रहा हूं, इसका मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका लिंक मैंने यहां पर दे रखा है। 1.1 एक्सरसाइज है, यहां जाके आप पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िएगा कि हम प्रांत परिसर किसको कहते हैं, इंग्लिश में डोमेन रेंज किसको कहते हैं, या मैं जो बोलता हूं इनपुट आउटपुट, वो क्या होती है। तीनों चीजें एक ही है, ठीक है ना। तो वो है क्या, वो मैंने इस वीडियो के अंदर समझाई। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, यानी रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, ये वाले रिलेशन क्या होते हैं। अगर ये रिलेशन के बारे में आपको पता नहीं होगा तो अपन क्वेश्चन करेंगे, वो समझ में नहीं आएगा, तो वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर किसी को प्रश्न नंबर 2 से लगा के 7 तक प्रश्न समझने हैं तो वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे, 1.1 के दूसरा वीडियो जो था उसके अंदर। आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको एक सेट, एक समुच्चय दे रखा है, यानी जिसके अंदर नंबर है 1 से 5 तक, ठीक है। अब उसके अंदर रिलेशन, यानी उनका रिश्ता, यानी संबंध क्या दे रखा है कि दो वेरिएबल है उसमें ए और बी, यानी ए क्या हो गया, ए हो गया इनपुट, प्रांत या डोमेन, और बी क्या हो गया, आउटपुट, रेंज या परिसर। तो ए और बी पता पड़ गए भाई, यहां से देखे यहां हमें उत्तर प्राप्त करना है। तो इनके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि वो नंबर, अगर ए में से मैं बी को माइनस करता हूं और बाहर मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस यानी नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देगा। अगर ए में से बी को माइनस करूंगा तो जो नंबर मिलेगा वो कैसा आना चाहिए, एक इवन नंबर, यानी सम संख्या। इवन नंबर अपन को पता है 0, 2, 4, 6, 8। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो इनपुट लेंगे, जो हम नंबर लेंगे वो 1 से 5 के बीच का होना चाहिए, और इसका उत्तर भी 1 से 5 के बीच तक ही आना चाहिए, क्योंकि अपन को एक लिमिट दे दी कि भाई इतने नंबर ही आपको इनपुट में लेना और उत्तर भी इसी के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसमें चेक करते हैं। देखो, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध को चेक करते हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें। सबसे पहले स्वतुल्य, इसकी पहले परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा क्या है कि ए से बी में अगर कोई रिलेशन है, ए से बी में अगर कोई रिलेशन है तो ए से ए, खुद का खुद के साथ भी वही संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो, खुद का खुद से संबंध, तो अपन लेट करते हैं a = 1, लेट लिख दो या माना लिख दो, ठीक है। माना a बराबर क्या ले लिया अपन ने, 1। अब अगर मैं a माइनस ए करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 - 1, और बाहर इसके लगा हुआ है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है, कोई भी नंबर होता है उसको पॉजिटिव बना देता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो 1 - 1 कितना होगा, 0। तो ये आ गया हमारे पास 0। क्लियर हुई बात। तो 0 कैसा नंबर है, एक सम संख्या है, यानी एक सम संख्या या इवन नंबर, ठीक है। तो कोई भी नंबर रखेंगे, अगर मैं यहां से 2 लेता हूं, ए की जगह क्या लूंगा, 2, 2 - 2 भी 0, 3 लूंगा, 3 - 3 भी 0, सब कुछ भी वैल्यू लूंगा, आंसर कितना आएगा, 0। यानी कैसा नंबर होगा, एक इवन नंबर, सम संख्या। तो इसके प्रत्येक मान के लिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए, ये हमेशा हमको इवन नंबर प्रोवाइड कराएगा, सम संख्या ही देगा। अतः ए के लिए रिलेशन कैसा है, सत्य है, क्योंकि सारे मिलने वाले जो नंबर है वो कैसे आ रहे हैं, इवन नंबर या सम संख्या। तो अपन क्या कह देंगे, ए जो है वो रिलेटेड है किससे, आर से। ये तो मैंने कंडीशन आपको बताई थी, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से इसको लिख सकते हैं। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, अतः दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है, या द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा, सेकंड इसके अंदर है सममितता या सिमेट्रिकल, ठीक है। अब देखिए सिमेट्री क्या होगी, जो संबंध ए का बी के साथ है वही बी का ए के साथ होना चाहिए। जैसे मैंने हर बार एक ही बात बताता हूं कि ए और बी दो भाई हैं, ये ए है ये बी है, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो क्या, देखो ये ए ये बी, तो इन दोनों के बीच में पेन जो है वो रिश्ता है, किस बात का रिश्ता है कि दोनों भाई हैं। अब अगर मैं इनकी जगह चेंज कर देता हूं,
बी को ए और ए को बी की जगह, तो रिश्ता तो सेम ही रहेगा पेन का, यानी भाई है। अगर दो भाई है तो अगर उनकी जगह बदल जाए तो रिश्ता तो भाई का ही रहेगा। आगे बात समझ में? तो ये सिमेट्री होती है। अगर ए में ए और बी के अंदर जो रिलेशन है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं, ए और बी में जो रिलेशन है वही रिलेशन अगर बी और ए में हो जाता है, वही रिलेशन किस में हो जाए? बी और ए में, तो ये वाला संबंध या ये रिलेशन कौन सा होगा? सिमेट्रिक रिलेशन या सममित संबंध। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। देखो दो अलग अलग वैल्यूज लेते हैं। ए तो ले लिया, इसमें से ही लेनी है सारी वैल्यूज। ए की वैल्यू ली मैंने, जैसे मान लो 2, ठीक है, और बी की वैल्यू ले ली मैंने 4, क्योंकि अपन को ये रिलेशन बताना है इवन नंबर। तो सम संख्या कैसे आएगी? वो नंबर ही अपन को चूज करने। तो जैसे a माइनस बी करते हैं, अब देखो 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू, तो कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। मॉड्यूलस इसको किसका बना देगा? प्लस का 2। अब मैं जगह को चेंज करता हूं, देखो तो यहां पे अपन क्या कह सकते हैं? a, b बिलोंग्स टू r। ए और बी इस रिलेशन के अंदर मौजूद है, क्योंकि हमने इनपुट यानी जो डोमेन है इसका वो कहां से लिया? 2 और 4, इसी में से लिया। इसका जो उत्तर मिला वो 2 मिला, वो भी कहां पर है? यहीं पर है। यानी इनपुट भी यहीं से लिया और आउटपुट भी हमको यहीं पे मिल गया। यानी हमारी डोमेन भी यही है, रेंज भी यही है, प्रांत भी यहीं से लिया और परिसर भी हमको यहीं पे मिल गया। तो ये अपन एक कंडीशन, देखो इसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई कि ए और बी जो है रिलेशन में किससे? आर से। अब दूसरा, अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, ए में बी की वैल्यू रख दूं और बी में ए की वैल्यू रख देता हूं, तो देखो ये तो स्टार्टिंग के अंदर करेंगे लेट, यानी माना। अब यहां पर भी लिख देते हैं, देखो ए के अंदर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 4 और बी के अंदर वैल्यू पुट कर देता हूं मैं 2। यहां लिखते हैं अब, यानी नाउ। जैसे चेंज करेंगे तो देखो ए माइनस बी करने पर या b माइनस ए, समझ लो एक ही बात है, या आप इनपुट में ले लेते हैं b, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, a माइनस बी या b माइनस ए लिख देते हैं। देखो अब यहां b माइनस ए, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है इस बार? 4 है, और a की वैल्यू कितनी ली हमने? 2। तो b माइनस ए कितना होगा? 4 माइनस 2। 4 माइनस 2, आंसर कितना आएगा? 2। तो दोनों बार अगर a को b से और b को a से रिप्लेस कर दिया मैंने, इनपुट में b को ले लिया, आउटपुट में a को ले लिया इस बार, ठीक है, तो भी आंसर क्या आ रहा है? देखो सेम आ रहा है। यानी a, b अगर रिलेशन में है तो b, a भी हमारे उसी रिलेशन में है जिससे ये जुड़े हुए हैं। समझ में आ गई बात? जगह चेंज कर दी मैंने सिर्फ, लेकिन उस रिलेशन, उस संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपन क्या कह देंगे? ये कैसा संबंध है? सममित संबंध है, यानी इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अगर इनपुट और आउटपुट को आपस में क्रमशः बदल दिया जाए तो जो आंसर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस प्रकार का रिलेशन है तो ये क्या होगा? सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन। तो नीचे एक लाइन लिखेंगे, दिस रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, और यह एक सममित संबंध है, ये आपको लिखना है। तीसरा इसके अंदर हम चेक करते हैं स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। देखिए संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन, ये चेक करना है। तो क्या होगा? अगर एक से दूसरे में जो रिलेशन है, दूसरे से तीसरे में वही रिलेशन हो, तो पहले और तीसरे में वही रिलेशन है। देखो ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो ए ऑटोमेटिक किसका भाई हो गया? सी का भाई हो गया। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी लॉजिक है। अगर एक शख्स ए बी का भाई लगता है और बी जो है वो सी का भाई लगता है, तो ए और सी में क्या हो गया? रिलेशन भाई भाई का रिलेशन होगा। तो बस इसी को हम इनके अंदर बताते हैं। तो परिभाषा लिख देता हूं आपके लिए सिर्फ, कि अगर ए और बी किसी संबंध से जुड़े हुए हैं और बी और सी भी उसी संबंध से जुड़े हुए हैं, तो ए और सी में भी वही संबंध होगा। अगर ये दो रिलेशन हो जाते हैं, पहला और दूसरा, तो तीसरा रिलेशन भी अगर फुलफिल हो जाता है तो अपन क्या कहेंगे? एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो ए और बी में रिलेशन देखते हैं। जैसे पहले इसमें से लेते हैं, ए की वैल्यू लेता हूं मैं 1 और बी की वैल्यू लेता हूं 3, तभी ये कंडीशन मतलब रिलेशन बनेगा
एक में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो भी 2 ही बचेगा, तो वो यहां पर सम संख्या मिलनी चाहिए। बेसिकली अपन को सम संख्या या इवन नंबर मिलना चाहिए, इस हिसाब से अपन नंबर्स का चयन करेंगे, ठीक है। तो अब देखो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी मैंने किया, तो a माइनस बी यानी 1 - 3 यानी -2 आंसर, ये मॉड्यूलस जो है इसको प्लस का बना देगा, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हो गई कौन सी, a, b बिलोंग्स टू r। अब अपन चेक करते हैं, देखो b और c, तो b तो वही लेना पड़ेगा, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। अब अगला नंबर क्या लेता हूं मैं, यहां पर 5, c की वैल्यू ले ली मैंने 5, तो ठीक है। अब करते हैं अपन a माइनस बी, तो a माइनस बी किया तो क्या होगा 3 - 5 बचेगा -2, मॉड्यूलस है इसलिए प्लस का बन जाएगा, तो ये बन गया प्लस का। अब देखो यहां पर क्या लिख देंगे अपन, b, c, ये भी इसी रिलेशन के अंदर है, क्लियर है। अब अगर a और b और c में रिलेशन अपन ने बना दिया तो ऑटोमेटिकली a और c में भी वही रिलेशन होना चाहिए। अगर हो जाता है तो ये भी एक कैसा है, संक्रामक या ट्रांजिटिव है, अगर नहीं होता है तो अपन कह देंगे ये संक्रामक या ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो तीसरा करते हैं अपन इसमें a और c के लिए, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 5, तो a माइनस c करते हैं। तो मॉड्यूलस के अंदर a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5, तो 1 - 5 कितना होगा, -4, तो -4 मॉड्यूलस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो टर्म क्या बनेगी, a, c बिलोंग्स टू r, क्लियर हो गई। देखो a की वैल्यू मैंने क्या ली 1, b की वैल्यू क्या ली 3, ये दोनों वैल्यू यहीं से उठाई थी, ठीक है। इनको सॉल्व किया मॉड्यूलस का a माइनस बी, देखो ये वाला a माइनस बी किया तो 1 - 3 करने पर -2 आया, ये मॉड्यूलस लगा हुआ था इसलिए पॉजिटिव नंबर आ गया। तो हमारा a, b r से बिलोंग करता है, यानी ये जो नंबर है एक सम संख्या भी है, इवन नंबर भी है और इसी के अंदर मौजूद है, क्लियर हुई एक बात। दूसरी, अब b की वैल्यू तो वो क्यों लेनी थी, तो b की वैल्यू वही ले ली, c की वैल्यू 5 वो भी मैंने इसी में से लेनी थी, ठीक है, तो ले ली। तो 3 - 5 किया तो -2 आया, वो नंबर भी देखो इसी में मौजूद है, -2 प्लस का बना दिया मैंने क्योंकि मॉड्यूलस लगा था इसलिए। अतः ये जो 2 है ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है और इसी के अंदर मौजूद है। इनपुट भी है इसलिए ना, आउटपुट भी यहीं पे आना चाहिए। तो ये वाला जो रिलेशन है a माइनस बी, नहीं b माइनस सी, यहां पे क्या लिखेंगे b माइनस सी, ये b माइनस सी करने पर सम संख्या मिली, इवन नंबर मिला और इसी के अंदर मिला, तो b और c भी कैसे हैं, इसी रिलेशन के अंदर है। तीसरा, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती तो a और c ये भी इसी रिलेशन में होने चाहिए। तो देखो पहले अपन ने a की वैल्यू क्या ली थी 1, तो यहां लिख दिया 1, और c की वैल्यू कितनी ली थी 5, तो यहां लिख दी 5, तो ये दोनों भी इनको सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आया, तो ये भी किस में होंगे, इसी संबंध में होंगे, बिलोंग करेंगे। तो अपन लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, यह दिया हुआ संबंध एक संक्रामक संबंध है, यानी गिवन रिलेशन इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक दे रखा है कि भाई बताना है कि तुल्यता संबंध है, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में अगर नहीं बताया है तो अब देख सकते हैं आप कि तुल्यता संबंध क्या होता है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर स्वतुल्य, सममित, संक्रामक यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों रिलेशन फुलफिल हो जाते हैं, जिस बार हमारे पास, देखिए आपको बताता हूं क्या चीज है ये, मैंने आपको पहले डेफिनेशन नहीं बताई है लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना। हाँ, तो देखिए अगर हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों यानी स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, अगर ये तीनों हमारे पास संबंध फुलफिल हो जाते हैं कि भाई रिलेशन में है, ये तीनों जो भी दिया हुआ रिलेशन है वो तीनों को सेटिस्फाई करता है, तो ये जो है ये क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध या इसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। तो कभी भी आपको कहता है कि तुल्यता संबंध की जांच कीजिए या चेक द रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट, तो अपन को तीनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर ये तीनों रिलेशन फुलफिल हो जाते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर तो अपन कह देंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या तुल्यता संबंध है। अब इसके अंदर एक प्रश्न और दिया हुआ है, 8वें प्रश्न के अंदर ही अपन को 2
कुछ नहीं, फालतू चीज आपको समझा दूंगा क्या चीज, आप अपने आप इसको कर सकते हैं। दो अपन को सेट्स दे रखे हैं समुच्चय, जैसे यहां पर अलग अलग सेट्स हमको मिले हैं ए और बी, तो ए सेट के अंदर उसने विषम नंबर यानी ऑड नंबर्स को लिखा है। जैसे ए है, इसके अंदर इसने लिखा है 1 2 3, 1 2 और 3, और बी एक दूसरा सेट है, उसके अंदर इसने लिखा है 2 और 4 को, ठीक है। और कहता है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेशन में है, लेकिन आपस में इसमें रिलेशन कोई नहीं है। तो अपन को ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये ए और बी दोनों के लिए अपन को फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखो आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, इसको डिटेल में ऐसा लिख के आप समझ लेना। तो जैसे इसको पहले ए के लिए चेक करते हैं, सिर्फ सेट जो ए दे रखा है समुच्चय ए, ये वाला, केवल इसी के लिए आपको तीनों में फटाफट रफली करके बता देता हूं। आप इसको थियोरेटिकल जैसे मैंने ये लिखा है वैसे कि वैसे आप भी इसको लिख के कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे ए के लिए स्वतुल्य चेक करना है मेरे को, यानी रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, अगर इसका एक एलिमेंट ए की जगह मैं 1 लेता हूं तो 1 - 1, और वो भी मॉड में, कितना होगा 0। इसकी जगह अगर 2 लूं तो 2 - 2 भी क्या होगा 0, और 3 लूं तो 3 - 3 भी कैसा होगा 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो कौन से रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर होंगे, क्योंकि ए की जगह ए रखने पर, इनपुट में ए देने पर आउटपुट भी मेरे को मिलने पर ये जो है वो हमेशा कैसा नंबर मिल रहा है, सम संख्या यानी इवन नंबर मिल रही है। 0 कैसा है, एक इवन नंबर है, अतः ये कैसा होगा, एक स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। दूसरा अपन को चेक करना है सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक में क्या है, ए की वैल्यू अगर मैं लेता हूं 1 और बी की वैल्यू मैं लेता हूं 2, इसमें से सॉरी 3, तो 1 - 3, 1 - 3 करने पर मुझे क्या मिला, माइनस का 2, मॉड्यूलस क्या बना देगा, प्लस का 2, ठीक है। अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं, बी की जगह ए और ए की जगह बी रख देता हूं, ठीक है। इनपुट में तो मैंने दे दिया 3 और आउटपुट में मैं लेता हूं क्या 1, तो b माइनस ए माइनस बी किया था, तो अब क्या करेंगे b माइनस ए, यानी 3 - 1, 3 - 1 भी कितना होगा 2। तो यहां पर भी देखो चीज कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो अपन क्या कहेंगे, a, b बिलोंग्स टू R और B, A बिलोंग्स टू R, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, अतः दिया हुआ संबंध कैसा है, सिमेट्रिक है। तीसरा अपन को चेक करना है ट्रांजिटिव। तो देखो 1 और इसमें करते हैं सबसे पहले, देखो 1 और 3 में, तो 1 - 3 कितना होगा 2, ठीक है। फिर ये तो हमने ले लिया A और ये ले लिया B, अब क्या लेना है B और C। B क्या है हमारे पास 3, माइनस C की वैल्यू कितनी ली हमने 2, तो अब 3 - 2, ये तो एक विषम नंबर आ गया, सम तो आया नहीं, यानी इवन ऑड नंबर आ गया। तो अपन क्या कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है बट ट्रांजिटिव नहीं है। अगली बात समझ में, केवल ए के लिए चेक किया था, तो बस ये बताना है आपको। बी के लिए भी ऐसे कैसे करना है, ए और बी इसमें लेके सॉल्व करना है आपको, इसकी डिटेलिंग थ्योरी के अंदर लिखनी पड़ेगी, ज्यादा इसको माथापच्ची नहीं करनी। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहां पर अपन को सिर्फ एक ही चीज चेक करनी थी कि रिलेशन में ये सेट ए जो है, इनमें से कोई भी एक रिलेशन बताना था, जरूरी नहीं है तीनों बताने हैं। मैंने भी आंसर चेक किया तो मुझे समझ में आया कि भाई ये तीनों चीज है, उनमें से कोई भी एक रिलेशन बताना था आपको, तो अपन ने तो यही बता दिया। देखो इसके आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है अपन को, इस क्वेश्चन को यहां से ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये दो चीजें ही अपन ने बता दी, ये एक चीज ही सॉरी, कि भाई कोई भी एक नंबर है उसको उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा एक इवन नंबर यानी 0 ही आएगा। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, ये 0 एक कैसा है, इवन नंबर या सम संख्या। तो कोई भी नंबर लेंगे इस सेट में से 1, 2 या 3, तो हमेशा कैसा आएगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा। फिर बात करते हैं बी की, तो सेम चीज होगी, इसके लिए भी ये कि अगर इसमें से मैं कोई भी लूंगा 2 - 2 करूंगा तो भी सेम चीज है। देखो अगर a की वैल्यू मैं क्या लेता हूं 2, तो a, करने पर, तो a, इस रिलेशन में अगर बनाता हूं तो वो कैसे बनेगा,
a माइनस ए क्या होगा 2 माइनस 2, यानी आंसर क्या आएगा 4। अब 2 के प्लेस पे अगर 4 भी लिखता हूं तो भी क्या होगा, आंसर एक सम संख्या ही आएगा, इवन नंबर, सम संख्या, या इसको क्या लिखेंगे इवन नंबर। हमको क्या रिलेशन क्या चाहिए, एक इवन नंबर चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो a की वैल्यू ले ली, आंसर मुझे क्या मिला 0, यानी एक इवन नंबर है। तो हमारा ये जो b सेट है वो समुच्चय b के सारे एलिमेंट्स, यानी ये 2 एलिमेंट्स इस कौन से रिलेशन के अंदर है कि भाई a माइनस बी करने पर आंसर कितना आना चाहिए, सम संख्या यानी इवन नंबर। तो स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव जब भी चेक करेंगे तो दोनों जगह एक ही नंबर रखना है, उस रिलेशन में पुट कर देना है, रिलेशन में पुट करने पर आंसर वही आना चाहिए जो कि रिलेशन हमको बता रहा है, इवन नंबर, ये इवन नंबर आ रहा है। तो सेट ए और सेट बी, इन दोनों के एलिमेंट्स इसी संबंध से आपस में जुड़े हुए हैं जो अपन को दे रखा है। अब बात करते हैं ए का बी में रिलेशन। ठीक है, अब अगर मैं लेता हूं एक नंबर, मान लीजिए ए की वैल्यू, इनपुट मेरे को लेना है ए से और आउटपुट बी जो है वो इस सेट बी से लेता हूं। ए की वैल्यू मैं यहां से उठाता हूं 1, ठीक है, और बी की वैल्यू यहां से लेता हूं, कोई भी दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे मान लो 4 ले ली मैंने, ठीक है। अब इस रिलेशन को चेक करते हैं, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यानी, और वो किसमें मॉड्यूलस के अंदर, तो यहां पे मॉड्यूलस है, ठीक है। तो अब इसमें चेक करते हैं, तो 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 करने पर कितना आएगा 3, जो कि एक इवन नंबर नहीं है। कैसा नंबर है, 3 एक ऑड नंबर, यानी विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो अपन क्या कह देंगे, ये जो रिलेशन है वो ए से बी में लागू नहीं होता है, ए से बी के अंदर ये रिलेशन लागू नहीं होगा, क्योंकि आना क्या चाहिए था, एक विषम संख्या। ये थियरी के अंदर लिखना है, ये जो अपन ने किया ना, ये पूरा पूरा थियरी के अंदर लिखना है कि हमने सेट ए में से, समुच्चय ए में से एक अवयव कोई भी लेंगे तो उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर, खुद को खुद से घटाने पर हमेशा आंसर 0 मिलेगा, यानी इवन नंबर प्राप्त होगा। अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है। इसमें भी स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव संबंध रिलेशन को बता सकते हैं सेम, लेकिन इसमें जब अपन ने रिलेशन चेक किया a माइनस बी करके तो हमको एक विषम संख्या प्राप्त हुई, यानी ऑड नंबर हमको मिला। अतः ऑड नंबर मिलने पर ये इस रिलेशन से एक दूसरे से आपस में संबंधित या रिलेटेड नहीं है, ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। देखिए हम क्वेश्चन नंबर हमारा 9th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में हमको एक सेट यानी एक समुच्चय दे रखा है जिसमें x जो है वो बिलोंग्स टू करता है z से, x z से संबंधित है, यानी x की जो वैल्यू वो z है, यानी कैसे पूर्णांक। अपन को ये पता है इंटीजर या पूर्णांक क्या होते हैं, सारे नंबर 0 1 2 3 4 5। ये कह रहा है कि x एक कैसा नंबर है, एक पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर है, और x का जो वैल्यू है, x का जो मान है वो कहां से कहां तक है, 0 से लगा के 12 तक, 0 से 12 तक। तो इसको हम एक नया सेट ऐसे लिख सकते हैं कि देखो 0 से लगा के 12 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश 12 तक, ये 12 तक अपन को नंबर लिखना है। क्योंकि देखो सारे नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर है। इंटीजर कैसे दे रखे हैं, मैंने यहां पर लिखा हुआ इंटीजर नंबर लिखना है, इंटीजर यानी पूर्णांक, यानी बट्टा वाले, अपॉन वाले या पॉइंट वाले नंबर नहीं लिखने, सिंपल गिनती 0 से लगा के कहां तक, 12 तक। तो अपने 12 तक ये एक सेट बना दिया। अब देखो हमको एक रिलेशन दे रखा है आर, ए और ए से बी में, तो ए और बी यहीं से लेना है, ठीक है। और उसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 का गुणज। तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है, देखो 4 का फर्स्ट मल्टीपल, 4 का पहला गुणज जो होगा वो क्या होगा, 4 इंटू 0 ये 0, ये 4 का पहला गुणज मल्टीपल। अब देखो 4 इंटू 1 कितना होगा, 4 1 जा 4, तो ये 4 का दूसरा गुणज यानी सेकंड मल्टीपल ऑफ 4। ये देखो 4 का तीसरा गुणज, 4 दूनी 8। तो ये ऐसे करें, जितने भी 4 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 का मल्टीपल ही होगा। मल्टीपल यानी ये आंसर जो है ना, ये सारे इसके मल्टीपल हैं, यानी गुणज है, ठीक है। आई बात समझ में। तो हमको आंसर में ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, 0 4 8 12। अगर इस प्रकार की चीजें मिलती है जो कि 4 की टेबल में आती है, 4 की टेबल 10 से भी ज्यादा जब बोलेंगे तो उसके अंदर सारी चीजें आनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो अपन क्या कह देंगे, ये दिया हुआ जो रिलेशन है वो तीनों, अपन उसको इसी आधार पर अपन को तीनों जो रिलेशन है, संक्रामक, सममित और स्वतुल्य, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, वो तीनों इसी के अकॉर्डिंग चेक करने।
आई बात समझ में? अब ये कह रहा है कि प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन में हमको ये प्रूफ करना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। प्रूफ क्या करना है हमको? ये एक इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस या तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस या तुल्यता के मतलब क्या हुआ कि तीनों जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई होंगे, वो संतुष्ट होंगे। तो अपन को दिमाग में एक चीज बैठा लेनी है कि तीनों के तीनों जो है वो आंसर कैसे होंगे, होंगे मतलब रिलेशन के अंदर होने जरूरी है। तो पहला जो है हमारा इसके अंदर वो है स्वतुल्यता। स्वतुल्यता या इसको क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए अपन ए की वैल्यू, इसमें से कोई भी ए की वैल्यू अपन चूज कर सकते हैं मन में से। जैसे मान ली 3 ले ली, तो अब अपन चेक करते हैं मॉड्यूलस का a माइनस बी। तो यानी अपन को क्या पुट करना पड़ेगा, a माइनस ए। तो यहां पर क्या बनेगा देखो, 3 माइनस 3, आंसर क्या आया 0। देखो तो हमारा आंसर 0 आ गया। तो 3 माइनस 3 करने पर 0 आया, जो कि क्या है, 4 का गुणज है, 4 का पहला गुणज है। तो ये क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 4, या हिंदी में लिखेंगे 4 का गुणज। 0 4 का गुणज ही है, देखो मैंने बताया उदाहरण में। तो अपन लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, यह एक स्वतुल्य संबंध है, दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि ए और ए रखने पर वो इसी रिलेशन में है। रिलेशन क्या है कि ये मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। आ गया। दूसरा अपन को चेक करना है सिमेट्रिकल यानी सममित। तो देखो ए और बी में जो रिलेशन है वही बी और ए में, आपको बता दिया मैंने, जगह चेंज कर दें तो रिलेशन वही रहना चाहिए। तो ए की वैल्यू मैं इसमें से लेता हूं, देखिए 1, और मेरे को 4 लाने के लिए यहां पर किस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 5 में से। तो बी जो है वो मैं चूज करता हूं 5। तो 1 और 5 इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखो a माइनस बी अगर हम लेते हैं तो कितना आएगा, 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस का 4, और ये मॉड्यूलस माइनस के 4 को क्या बना देगा, प्लस का 4। तो यहां अपन क्या लिख सकते हैं, a कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू क्या करते हैं, आर में संबंधित रखते हैं। अब इसके लिए अपन इसको चेक करने के लिए इनकी जगहों को बदल देते हैं, यानी b को a से और a को b से, a माइनस बी कर दिया, अब अपन b माइनस a करते हैं। देखो b माइनस ए, बी माइनस ए किया तो हमको क्या मिलेगा, देखो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 किया, उसको भी मॉड्यूलस के अंदर रखा, तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो दोनों कंडीशन के अंदर ये देखो, यहां भी 4 यहां भी 4, यानी 4 का एक क्या है, गुणज है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो अपन लिख देंगे यहां भी मल्टीपल ऑफ 4, 4 का गुणज। 4 का गुणज हमको दोनों बार मिल रहा है, चाहे a से b में लो या b से a में लो। तो यह दिया हुआ संबंध एक कैसा संबंध होगा, एक सममित संबंध होगा। द गिवन रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। यह आपको नीचे लाइन लिखनी पड़ेगी। इसका तीसरा है संक्रामक या ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव या संक्रामक के अंदर सबसे पहले a की वैल्यू मैं लेता हूं, मान लीजिए 1, और b की वैल्यू मैंने ले ली यहां पर 5। ये रिलेशन हो गया। तो a माइनस बी अपन ने निकाल ही दिया था, यहां पर a माइनस बी जो है वो बिलोंग करेगा किससे, r में, क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये की चीज लिखनी है। a माइनस बी 4 होगा, तो यहां पर क्या लिख देंगे, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। अब b की वैल्यू तो मुझे 5 ही लेनी पड़ेगी, b की वैल्यू मैंने क्या ले ली 5, और c की वैल्यू, अब देखो दूसरा अपन को क्या चाहिए, यहां पर 5 को किस में सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास 4 आ जाए, तो लिखेंगे 9। तो c की वैल्यू हमारे पास होगी 9। तो 9 में से 4 को माइनस करते हैं, देखो b माइनस सी, ठीक है, मॉड्यूलस b माइनस सी, तो क्या होगा 5 माइनस 9, माइनस का 4 होगा, मॉड्यूलस होने के कारण ये किसका हो जाएगा, प्लस का 4। तो ये क्या लिखेंगे अपन, b कॉमा सी भी किस में हो गए, रिलेशन में हो गए। तो अब ये ऑटोमेटिकली a कॉमा सी के लिए रिलेशन वैलिड होना चाहिए। तो देखो अब a माइनस सी करते हैं, a माइनस सी किया तो a की वैल्यू कितनी है यहां पर 1, और c की वैल्यू कितनी है 9। तो 1 माइनस 9 कितना होगा, माइनस का 8, मॉड्यूलस लगा हुआ है तो किसमें बदल जाएगा, प्लस के 8 में। तो ये जो 8 है ये एक कैसा नंबर है, ये देखो 4 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 4 है, ये अपना रिलेशन है। तो इसमें भी क्या लिख देंगे
कि यहां पर हमको A कॉमा C में भी वही रिलेशन प्राप्त हुआ, तो वही रिलेशन प्राप्त हुआ, तो रिलेशन सेम मिल गया, तो अपन क्या करेंगे, द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, यह दिया हुआ संबंध एक संक्रामक संबंध है। तो आपको पता पड़ गया कि ये एक रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य भी संबंध है, ये एक सिमेट्रिक और सममित भी है, और ट्रांजिटिव और संक्रामक भी है। अगर ये तीनों फुलफिल कर देता है तो ये एक कैसा संबंध हो गया, तुल्यता संबंध, यानी ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर ये तीनों मिल गए तो अपन क्या कह देंगे, ये एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। यही हमको इसके अंदर प्रूफ करना था, सिद्ध यही करना था कि ये जो सेट समुच्चय ए दे रखा है, जब अपन ये रिलेशन बनाते हैं तो ये एक तुल्यता या इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो ये तीनों सेटिस्फाई हो गए तो अपन कह देंगे तुल्यता या इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमको दे रखा है, जिसमें R एक रिलेशन है A से, A और B उसके अंदर इनपुट आउटपुट है, और रिलेशन क्या दे रखा है, A B के इक्वल है। अब देखिए ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो गया, A और B एक दूसरे के इक्वल है, यानी हमको हर बार A और B की वैल्यू कैसी लेनी है, सेम लेनी है। तो अब जैसे इसका स्वतुल्य संबंध चेक करते हैं, ठीक है, स्वतुल्य या इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या होगा, A की वैल्यू हम कुछ भी ले लें इसमें से, जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 वैल्यू ले ली, तो अब क्या होगा, A इक्वल टू A, यानी 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ऑटोमेटिक बात है। तो 1 के इक्वल हुआ तो ये रिलेशन कैसा हो गया, एक स्वतुल्य। मतलब बहुत ही बेतुका प्रश्न है ये वाला कि खुद के बराबर है, तो ऑटोमेटिक चीज है भाई, हमको हर बार एक, जैसे मैं खुद हूं तो मैं मेरे बराबर हूं, इसमें क्या है, 1 किलो कोई आटा है तो वो 1 किलो आटे के बराबर ही होगा। कुछ भी दो अमाउंट उनका अगर इक्वल है तो एक दूसरे के समान ही होगी, उसमें कुछ दूसरी बात नहीं है। तो बस A, जो है वो किसके बिलोंग रिलेशन में करता है, R से बिलोंग करता है, यानी इसी रिलेशन से परिभाषित है। तो अपन क्या लिखेंगे, ये एक स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा अपन चेक करेंगे इसके अंदर सममित, ठीक है, सममित या सिमेट्रिकल। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, A और B बराबर होने चाहिए, तो इसमें से जो भी नंबर लेंगे उनमें A और B की वैल्यू को सेम रखना है, ये ध्यान रखना। तो ये बेतुका प्रश्न है अजीब सा, A की वैल्यू भी मैं 1 लेता हूं और B की वैल्यू भी मैं क्या लेता हूं, 1, तब ये कब सेटिस्फाई होगी ये वाली रिलेशन, जब दोनों की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं रहा। तो जो पहली कंडीशन है कि भाई A किसके बराबर हो गया, B के, यानी A, B जो है वो रिलेशन में, ये कंडीशन बता दी। तो अब B और A को चेंज कर देते हैं। अगर B इक्वल टू A कर दूं, B इक्वल टू A करता हूं तो भी क्या होगा, 1 इक्वल टू 1 ही मिलेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे कि B, A भी किसमें है, रिलेशन में है। पहले अपन को ये बताना पड़ता है, अगर ये हो जाता है तो ये वाली कंडीशन भी होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो ये सममित या सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो यहां पर तो हो रहा है, क्योंकि यहां पर भी A इक्वल टू 1 रखने पर 1 इक्वल टू 1 ही आ रहा है, और B और A अगर इनकी जगह चेंज कर दी मैंने तो भी आंसर 1 इक्वल टू 1, यानी B और A भी इसी रिलेशन में। ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते एग्जाम के अंदर। तीसरा क्या है, संक्रामक। अब देखो संक्रामक या ट्रांजिटिव, संक्रामक या ट्रांजिटिव में तीनों एक ही नंबर लेने हैं। A इक्वल टू कुछ भी ले लो इसमें से 2, B की वैल्यू भी ले ली मैंने 2, तो A इक्वल टू B रखने पर, तो A इक्वल टू B रख दिया तो क्या होगा, 2 इक्वल टू 2, ये कैसा हो गया, इसी रिलेशन में हो गया, वाह खत्म बात। तो A, B जो है वो अगर इस रिलेशन में, पहली कंडीशन अपन ने कर दी, दूसरी B की वैल्यू क्या लेनी है, 2, और B और C इक्वल कब होंगे, जब दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। तो C की वैल्यू भी हम क्या पुट कर देते हैं, 2। तो जैसे ही 2 पुट की तो यहां पर क्या लिखेंगे, B इक्वल टू C, क्या इस रिलेशन में, तो चेक करते हैं, देखो क्या है, 2 के इक्वल होता है, हाँ इक्वल होता है, बहुत ही नई बात पता पड़ी अपन को आज। तो यहां पर क्या लिख देंगे, B जो है वो C के रिलेशन, B और C आपस में इसी रिलेशन में है कि दोनों कैसे होंगे, इक्वल। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो तीसरी कंडीशन पे आते हैं। तो तीसरी कंडीशन क्या है भाई हमारे पास, तीसरी कंडीशन है कि A और C भी कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, और C की वैल्यू भी क्या होगी, 2। तो A इक्वल टू C में पुट करते हैं तो 2 इक्वल टू क्या हो गया, 2। अरे वाह, 2 इक्वल टू 2 मिल गया। तो ये चीज अपन को क्या पता पड़ गई कि ये जो है A और C भी
इसी रिलेशन से आपस के अंदर जुड़े हुए हैं। तो ये कैसा संबंध हो गया, संक्रामक या ट्रांजिटिव। इसलिए देखो ये एक स्वतुल्य संबंध भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ये एक सिमेट्रिक भी है, सममित भी है और ट्रांजिटिव है यानी संक्रामक। तीनों आ गए तो ये टोटल मिला के कैसा संबंध हो गया, एक तुल्यता संबंध हो गया, यानी क्या कहते हैं इसको, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो बिना सिर पैर का क्वेश्चन था, इसमें से दोनों बराबर रखने के लिए ए और बी की वैल्यू कैसे चूज करेंगे, ए की वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। कोई भी एक नंबर चूज कर लो ए और बी का, वही वैल्यू आपको बार बार पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो हमारे सामने दे रखा है, इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो ये वाला है, दूसरा पार्ट इसके बाद करेंगे, ठीक है। वो फालतू पार्ट है, इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसको समझते हैं। देखो आर एक रिलेशन दे रखा है जिसमें PQ हमारे पास रेंज और डोमेन हमको लेने हैं, प्रांत और परिसर या इनपुट आउटपुट अपन को लेने हैं, जिसमें P तथा Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, यानी P और Q दो पॉइंट्स है डिफरेंट, उनकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। इसको एक बार थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो यहां पर मान लो कोई डिस्टेंस है इतनी, ये यहां पर पॉइंट है P और ये यहां पर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो इस पर ये कोई पॉइंट है P और इधर भी इतना कितना नीचे आते हैं, मान लो ये, तो यहां पर एक पॉइंट है Q। ये दो पॉइंट P और Q, इन दोनों की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये वाली और ये वाली, ये दोनों डिस्टेंस ओरिजिन यानी मूल बिंदु, इस मूल बिंदु से कैसी है, इक्वल है, यानी ये वाली इसके इक्वल डिस्टेंस है। ये क्वेश्चन में ये रिलेशन दे रखा है कि ऐसे दो पॉइंट जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस कैसी है, इक्वल, ऐसे अपन को दो बनाने। तो अब तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले अपन को इसमें स्वतुल्यता एक बार इसमें देख लेते हैं, अपन को चेक क्या करना है। क्वेश्चन कहां गया, ये रहा, समान है, प्रूफ करना है कि भाई इसकी दोनों से डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। तो बस इसमें उस संबंध को, इस रिलेशन को करना है। तो इसमें स्वतुल्यता की जांच करते हैं अपन। देखो स्वतुल्यता यानी रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो अब इसको रिफ्लेक्सिव में चेक करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले अगर दोनों की जगह खुद से रिलेशन में, तो ए के लिए, जैसे अगर मान लो P की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं, ठीक है, और 1 से डिस्टेंस कैसी होती है, अगर मान लो यहां पर एक बिंदु मैं लेता हूं, इसका नाम है P बिंदु है, जिसके निर्देशांक होंगे, इसको 3 ले लिया और इसको भी 3 ले लिया, तो एक बिंदु जिसके निर्देशांक क्या है, 3,3, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो 0 से यानी ओरिजिन से कैसी होगी, वो की वो रहेगी जैसे P की। अगर दो बिंदु एक ही जगह पर हो, एक यहां पर है P और इसी के ऊपर दूसरा बिंदु है सेम, तो उनकी दोनों की डिस्टेंस ओरिजिन से कैसी होगी, इक्वल होगी। अब सपोज देखो ये एक पेन है, मेरी और पेन की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। अब मेरी जगह कोई और खड़ा हो जाए, यानी डिस्टेंस, या मेरी जगह मैं ही खड़ा होता हूं, देखो एक बार हो गया, अब वापस आ गया मैं, मेरी और पेन की डिस्टेंस वापस कैसी है, इक्वल है। अब ये बेतुक की बात है हालांकि, लेकिन अपन इसको पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या है, P की वैल्यू मैं 1 रखता हूं, तो P की वैल्यू 1 रखता हूं, तो भी इसको अलग अलग P की वैल्यू वापस से 1 रखूंगा, तो डिस्टेंस वो की वो रहेगी। तो अपन क्या कहेंगे, इसमें सिर्फ ये इतना सा लिखेंगे, for all P belongs to integer यानी Z, कोई भी वैल्यू इंटीजर लिखो या फिर फ्रैक्शन, कुछ भी, फॉर ऑल, या इसको ऐसे नहीं लिख के, इंटीजर की जगह प्लस माइनस का इंटीजर, कोई भी नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई भी नंबर लेंगे P के लिए, वो सारे के सारे कैसे होंगे, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। अब इसको लिखना कैसे है वो देखते हैं। यहां लिखते हैं, देखो P, सिर्फ थियोरेटिकल चीज लिखनी है, P तथा Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, अतः एक पॉइंट को बार बार, अगर मैंने फिर से इसको समझा देता हूं, एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट से बार बार दूरी अगर अपन चेक करेंगे तो दूरी में कोई डिस्टेंस नहीं आएगा, अगर दोनों बिंदु फिक्स हैं तो बस यही लिखेंगे, अतः P और P
की मूल बिंदु से दूरी समान होगी, समान होगी। तो पहले ये जो है ये क्या बता रहे हैं कि P और Q, ये कंडीशन तो होनी चाहिए, ये इस रिलेशन में है, तो अतः क्या लिख देंगे P, P ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो इस इंग्लिश में लिखेंगे सिंस द डिस्टेंस ऑफ P एंड Q विथ ओरिजिन इज इक्वल, दैट्स वाई द डिस्टेंस ऑफ P एंड P with the origin will be equal to each other। और लास्ट में ये लाइन लिख देंगे और इसके नीचे क्या लिखेंगे, अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है, सो दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा क्या चेक करेंगे, सममितता, सममितता या सिमेट्री। सिमेट्री में क्या लिखेंगे, P और Q, देखो ये दो चीजें हमारे पास, ये फोन और पेन। पेन की फोन से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो भी डिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही स्थान पे है। ठीक है, ये यहां पे और ये यहां पे, बस सिर्फ जगह चेंज की है, इसको यहां पे खड़ा कर दिया इसको, तो बीच की डिस्टेंस तो सेम रहेगी। जयपुर की जोधपुर से डिस्टेंस जितनी है वो कि वो जोधपुर की जयपुर से डिस्टेंस होगी। तो क्लियर बात है, यहां पर लिखेंगे, इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो कि इसकी डिस्टेंस इससे, ये वाली P की अगर ओरिजिन से डिस्टेंस 4 है और Q की भी ओरिजिन से डिस्टेंस 4 है, ठीक है, तो Q की ओरिजिन से डिस्टेंस 4 होगी और P की, इंटरचेंज करनी है जगह, P की ओरिजिन से 4 है और Q की ओरिजिन से भी 4 है, तो Q की ओरिजिन से 4 होगी और P की भी ओरिजिन से कितनी होगी, 4। बस एक दूसरे को इंटरचेंज करना है, ये बात इसके अंदर लिखनी है। तो देखो यहां पर भी क्या लिखेंगे, P की मूल बिंदु से दूरी, P की मूल बिंदु से, एक और क्वेश्चन देखते हैं वापस। ठीक है, P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। देखो P की जो मूल बिंदु से दूरी है 4, वो कि वो Q की मूल बिंदु से दूरी 4 के बराबर है। ये तो किस कंडीशन को डिफाइन करता है कि P, Q जो है वो R से रिलेशन में। अब इसकी दूसरा पार्ट क्या होता है इसके अंदर, अब P को Q से इंटरचेंज कर दो, यहां Q लिख देंगे, यहां P लिख देंगे, यहां Q लिख देंगे, यहां P लिख देंगे। देखो Q की सेम चीज लिखनी है, मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, ये लाइन आपको लिखनी है यहां पे। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ P विथ ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q विथ ओरिजिन। ये फर्स्ट में, सेकंड में चेंज करना है, डिस्टेंस ऑफ Q विथ ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P विथ ओरिजिन इज ऑल्सो इक्वल। अगर इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, पेन की, सॉरी तीसरा पॉइंट इसमें ऐसे करते हैं, देखो पेन की डिस्टेंस इस कैमरे से इक्वल है किसके, मोबाइल की डिस्टेंस इस कैमरे से, यानी इन दोनों की कैमरे से जो डिस्टेंस है वो कैसी है, अल्टीमेटली इक्वल है। अब पेन की कैमरे से और मोबाइल की कैमरे से को उल्टा कर दूं तो वही लिखेंगे कि मोबाइल की कैमरे से और पेन की कैमरे से जो डिस्टेंस है वो कैसी है, इक्वल है। तो इसमें कुछ है नहीं, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जयपुर की जोधपुर, जो पहले एग्जांपल दिया था वो नहीं, जैसे मेरी जो डिस्टेंस है ऐसे समझ लो, मेरी डिस्टेंस इस पेन की डिस्टेंस से
और मेरी डिस्टेंस इस मोबाइल की डिस्टेंस से कैसी है, इक्वल है। तो पेन की जो डिस्टेंस मुझसे है वो मोबाइल की डिस्टेंस के इक्वल है। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, मोबाइल की डिस्टेंस मुझसे और पेन की डिस्टेंस मुझसे इक्वल है। अरे अल्टीमेटली बात वही चीज है, कोई आपस के अंदर चेंज करना है। यानी P की ओरिजिन से डिस्टेंस और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस अगर सेम है तो Q की ओरिजिन से डिस्टेंस और P की ओरिजिन से डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी। ये बात लिखनी है। मतलब इस चैप्टर के अंदर बेतुके प्रश्न है बहुत सारे, कुछ करना जाना है नहीं, बस सिर्फ अपन को सॉल्व करना है। ये पता होना चाहिए भाई कैसे करना है। तो अपन क्या कहेंगे, ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी सममित संबंध है। तीसरा इसके अंदर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा, ट्रांजिटिव। तो उसमें भी सेम चीज लिखनी है। देखो आपको बता देता हूं, वही लिखना है। 3 पॉइंट लेने, पी क्यू और तीसरा आर ले, आर तो इसमें होता है, पी क्यू और एस ले लेते हैं इसके अंदर। तो देखो P की Q से डिस्टेंस है वो कैसी है, सेम है ओरिजिन से। P की मूल बिंदु से और Q की मूल बिंदु से डिस्टेंस कैसी है, सेम है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं Q और S। Q की जो मूल बिंदु डिस्टेंस है वो किससे, S से, S की मूल बिंदु से। यानी 3 पॉइंट ले लिए इस बार। देखो या इसी में समझा देता हूं। तीसरा पॉइंट मान लो यहां पर है S। तो P की ओरिजिन से डिस्टेंस Q की ओरिजिन से डिस्टेंस से क्या है, इक्वल है। ये अपन ने फर्स्ट लाइन लिख दी। अब सेकंड वाले में Q की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस S की ओरिजिन से, यानी Q की ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, S की इस डिस्टेंस के बराबर। तो दूसरी चीज ये होगी। थर्ड चीज अपन क्या करेंगे कि अगर पहला तो अपन ने बना दिया किसका, P और Q का, ये रिलेशन में है किससे, R से। दूसरा हम करेंगे Q रिलेशन में है किससे, S से। यानी ये वाली जो कंडीशन है इसके लिए क्या लिखेंगे, Q रिलेशन में है S से, और वो भी एक रिलेशन के अंदर। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, P और S, कि भाई P, ये जो Q है कॉमन, इसको हटा देते हैं तो क्या बच गए, P और S। तो P की जो डिस्टेंस ओरिजिन या मूल बिंदु से है, P की जो डिस्टेंस मूल बिंदु से है वो डिस्टेंस किसकी है, S की। सिंपल बात है। तो बस ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो अपन क्या कर देंगे, यह संबंध एक संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये पार्ट तो यहां पे खत्म होता है। इसका सेकंड पार्ट हम अब लिखेंगे, देखते हैं क्या उसके अंदर। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। उसमें क्या कहता है, ये कह रहा है कि 0 0 से फिक्स डिस्टेंस पर, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बार थोड़ा सा इसको चेक करते हैं। हाँ, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो कि 0 0 नहीं है, यानी एक पॉइंट जो है हमारे यहां पे वो P इज नॉट इक्वल टू 0 0, ये दे रखा है कि P जो है 0 0 नहीं है। तो ठीक है ना, इसके अलावा और कोई भी ले सकते हैं अपन बिंदु से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, यानी सेट जो है होकर जाने वाले एक ऐसे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये P की कोई वैल्यू है जो कि 0 0 नहीं लेनी है अपन को, उसके अलावा कुछ भी लेंगे। अब अपन ने जो भी सेट लिए, जैसे मान लो ये ओरिजिन ले लिया, केंद्र सेट कहां पर होना चाहिए, मूल बिंदु पर होना चाहिए। ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि इसकी जो डिस्टेंस है, एक पॉइंट अपन ने लिया P, कोई भी हो सकता है 0 0 के अलावा, तो कोई भी पॉइंट ले लिया, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी है, O से, वो है मान लीजिए R, ठीक है। एक पॉइंट Q लिया, उसकी भी डिस्टेंस कैसी है, R। एक पॉइंट S लिया, उसकी भी डिस्टेंस कितनी है, R। यहां पर पॉइंट A लिया, उसकी भी डिस्टेंस कितनी है, R। यहां पर कोई पॉइंट हमने ले लिया C, उसकी भी इससे डिस्टेंस कितनी है, R। यहां पे कोई ले लिया हमने D पॉइंट, उसकी भी डिस्टेंस कितनी है, R। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर अपन ज्वाइन करें तो इनका जो बिंदुपथ होता है, बिंदुपथ यानी लोकस, वो क्या होगा, सर्कल। तो अपन क्या लिखेंगे, इसमें थियोरेटिकल पार्ट लिखना है कि किसी भी बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित
बिंदु से दूरी समान होती है वह वृत्त, वह बिंदु पथ लिख सकते हैं यहां पे, वह बिंदु पथ वृत्त कहलाता है, वह बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। डिस्टेंस फ्रॉम, इसको ऐसे लिख सकते, लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ एनी पॉइंट P। अब इसको मैंने अलग अलग नाम दे दी Q, R, S, बाकी है ये P पॉइंट ही। लोकस ऑफ पॉइंट P विच हैव ए फिक्स डिस्टेंस, विच हैव ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट। ए पर्टिकुलर पॉइंट से इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट कैसी है, सेम। तो ये जो उसका लोकस होगा वो क्या कहलाएगा, एक सर्कल होगा। बस ये अपन को चीज प्रूफ करनी है इसके अंदर कि सभी बिंदुओं से समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त का निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। अब ये ओरिजिन अपन ने लिया नहीं तो कोई भी हो सकता है, तो इसकी इससे डिस्टेंस कैसी हो गई R। अब इसको पूरा अगर ये फिक्स डिस्टेंस से उसी डिस्टेंस से बनता रहेगा तो उसका जो हमारा लोकस होगा वो लोकस कैसा होगा, एक सर्कल होगा। ये चीज आपको लिखनी है इसके अंदर। वृत्त कहलाता है तथा जिसका या जिसकी 0, 0 से दूरी समान होगी, समान होगी। विच हैव द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल बी इक्वल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा जो है इसमें भी दो पार्ट है। पहला तो ये है कि अपन को इसमें तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसको लिखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। तो पिछला जो क्वेश्चन था 11th उसमें भी अपन को तीनों चीजें प्रूफ हो गई, तो वो तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन ही प्रूफ करना था। इसमें भी ये चीज करनी है। तो देखो T1 T2, अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स लेते हैं इसके अंदर, एक ट्राइंगल PQR और एक ट्राइंगल ABC, ठीक है। आपको पता होगा सिमिलर या समरूप यानी एक जैसे दिखने वाले, आकार में बड़े छोटे हो सकते हैं, साइज में एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, लेकिन दिखने में कैसे होने चाहिए, एक जैसे। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, इनकी जो साइड्स का रेशियो, भुजाओं का अनुपात होता है वो कैसा होता है, समान होता है। जैसे एक दिखने में ऐसा है और दूसरा भी दिखने में ऐसा कैसा होना चाहिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC और एक राइट एंगल ट्राइंगल PQR, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना, एक जैसे ही दिख रहे हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री। अब ये आपको पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि समरूप या सिमिलर मतलब दोनों दिखने में कैसे एक जैसे, यानी साइड्स का रेशियो, भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बस अब इसमें पहला स्वतुल्यता चेक करते हैं। देखिए स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, अगर एक ट्राइंगल है वो हमेशा खुद के कैसा होता है, समरूप यानी ये सिमिलर ही होता है। अगर एक ट्राइंगल खुद के जैसा ही तो होगा, ABC ट्राइंगल जैसा ही होगा। इसमें क्या बात हुई, सेम चीज हुई। तो अपन क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज सदैव खुद के समरूप होता है। इंग्लिश में लिखेंगे एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू दैट सेल्फ वन, या इंग्लिश थोड़ा सा इसको क्या लिख सकते हैं, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू हिमसेल्फ या इटसेल्फ, ऐसा लिख सकते हैं। एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, क्योंकि अगर एक और ट्राइंगल ABC है तो उनकी साइड्स का जो रेशियो है वो कैसा आएगा, इक्वल आएगा। अगर ABC है एक और ट्राइंगल, वो कि वो ट्राइंगल है, देखो ये ट्राइंगल, इसको अलग से समझा सकते, मतलब हालांकि अलग समझाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन ऐसे समझा दूं। अगर ये ट्राइंगल ऐसे कैसे है,
सेम टू सेम, अगर ये 3 और ये 3 है, सॉरी 3 4 5 ले लेते हैं, 3 4 5 है, तो ये भी कितना होगा, 3 4 और 5। अगर ऐसा है, ये राइट एंगल मत बनाना क्योंकि राइट एंगल की ये नहीं है। अगर एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 4 5 है और वो क्यों त्रिभुज दूसरा है जिसकी भी भुजाएं वो के वो है 3 4 5, तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे होंगे, सिमिलर। कहने का मतलब अलग अलग बनाना नहीं था, यहां पे मैंने सेम ही होना चाहिए था। तो एक त्रिभुज खुद के कैसा होता है, हमेशा सिमिलर। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं हूं तो मैं मेरे जैसा ही दिखता हूं, ये पेन है तो ये इस पेन जैसा ही दिखता है, ये त्रिभुज है, ये ट्राइंगल है तो ये खुद जैसा ही दिखेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज सदैव खुद के क्या होता है, समरूप होता है। इंग्लिश में लिख सकते हैं एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी खुद के वो क्या होगा, समरूप होगा। इसलिए अपन क्या लिखेंगे कि फॉर, यहां पे लिख सकते हैं T1, T1 बिलोंग्स टू क्या होगा, R के। जब T1 T2 एक दूसरे के, अगर दो एक दूसरे के समरूप हैं तो खुद के तो खुद एक ट्राइंगल खुद के तो समरूप हो गई, ऑब्वियस बात है। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू हिमसेल्फ या इटसेल्फ। अब दूसरा अपन इसके अंदर बनाते हैं सममित या सिमेट्रिक। सममित या सिमेट्रिक के अंदर क्या लिखेंगे अपन इसके अंदर, बताइए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर एक ट्राइंगल ABC, सॉरी इसको ऐसा ही बना देता हूं, ABC, अगर ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर है, सिमिलर यानी समरूप, तो PQR भी इसके कैसा होगा, सिमिलर होगा। ऐसा समझ सकते हैं, देखो ये दो पेन है, अगर ये पेन इसके जैसा दिखता है तो ये पेन भी इसके जैसा दिखेगा, ऑब्वियस बात है। देखो कोई फर्क नहीं है, ये पेन इस जैसा दिख रहा है तो ये वाला पेन भी इस वाले पेन जैसा ही दिखाई देगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए, यदि T1, ये मान लो T1 है और ये T2 है, यदि T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, if T1 is similar to T2, T1 is similar to T2, then T2 will also be similar to T1, तो T2 will also be similar to T1। बस इसके लिए ये कंडीशन हो गई कौन सी, ये जो गिवन थी क्वेश्चन के अंदर कि T1 T2 एक रिलेशन R में है, रिलेशन क्या है कि समरूप है, दोनों सिमिलर है, तो T2 T1 भी क्या होंगे, एक रिलेशन में होंगे कि ये आपस में कैसे हो गए, समरूप या सिमिलर। इतनी सी बात लिखनी है अपन को। फिर तीसरा है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए चेक करते हैं, देखिए संक्रामक, तो संक्रामक में क्या करेंगे, देखो 3 ट्राइंगल लेते हैं ABC PQR और इसको नाम दे देते हैं XYZ। सपोज ये हो गया X, ये हो गया Y और ये हो गया Z। ये भी एक राइट एंगल है, समझ लेना कि ये भी कैसा है, एक दूसरे के सिमिलर है। तो अब कैसे, सबसे पहले ये इसके सिमिलर है तो यही चीजें वापस लिखनी है, संक्रामक या ट्रांजिटिव, इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो पहली लाइन लिखेंगे T1 T2 के समरूप है if T1 and T2 are similar to each other। दूसरा T2 जो है वो T3 के समरूप है। देखो T1 T2 के समरूप है, यानी T1 जो है वो T2 के सिमिलर है। दूसरा अपन ने क्या लिखा, T2 इज सिमिलर टू T3। ये जो T2 है ना, ये T3 यानी इसके कैसा है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, किसका, सिमिलरिटी का। ये दोनों सिमिलर हो गए, आ गई बात समझ में। तो अगर ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है तो ये भी आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। इनकी साइड्स का रेशियो, इनकी भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या चीज होगी, इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो आपको फिर से समझा देता हूं, पेन का
ये देखिए, ये अगर इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं, देखो T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 जो है वो T3 के समरूप होगा, समरूप होगा। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? T1 इज सिमिलर टू T2, T2 इज सिमिलर टू T3, देन T1 विल ऑल्सो बी सिमिलर टू T3। तो फर्स्ट के अंदर ये इसको ए बी नहीं लेके T1 T2 लिखना है। तो T1 और T2 एक रिलेशन में है, कौन सा रिलेशन? समरूप होने का, यानी सिमिलर होने का। T2 रिलेशन में है T3 के, रिलेशन क्या? समरूप होने का, सिमिलर होने का। तो T1 और T3 भी रिलेशन में होंगे सिमिलर होने के या समरूप होने के। तो ये देखो, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सममित सिमेट्रिक भी हो गया, और संक्रामक ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर ये तीनों हो रहे तो ये दिया हुआ रिलेशन है वो कैसा है? एक तुल्यता संबंध है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसका एक पार्ट तो अपन ने कर दिया, अब दूसरा पार्ट हम शुरू करते हैं। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, तीन ट्राइंगल्स हमको दे रखे हैं, T1 T2 T3, जिनकी भुजाएं यानी साइड्स क्या दे रखी है? 3 4 और 5, यहां पर 5 12 और 13 और 6 8 और 10, ये साइड्स के रेशियो है, भुजाओं के अनुपात है। तो कह रहा है कि इन तीनों में से इस रिलेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं? दो ट्राइंगल, ऐसे दो ट्राइंगल बताओ कि जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। रिलेशन क्या है? कि समरूप होने चाहिए, सिमिलर। तो सिमिलर या समरूप होने की कंडीशन अपन को पता है कि तीनों भुजाओं के जो अनुपात है, तीनों साइड्स के जो रेशियो है वो कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो देखो, अपन सिमिलर साइड्स मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजाएं, अगर इसकी ए बी है तो इसकी पी क्यू, इसकी ए बी है तो इसकी एक्स वाई। अब इसमें ऐसे कौन कौन से है? देखो पहले अपन इन दोनों में से चेक करते हैं। जैसे इसकी ले ली मैंने, T1 T2 के अंदर चेक करता हूं, तो ये होगी 3, तो साथ में क्या लेना पड़ेगा? 5, 3/5, 3/5। तो यहां 4/12, देखो 4/12 करते हैं, काटते हैं इसको 1 टाइम, और कितनी बार कट होगा? ये 3 टाइम, 4 3 12। तो देखो ये 3/5 है, लेकिन यहां पर क्या मिला हमको? 1/3, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया। आ गई बात समझ में? तो ये दोनों ट्राइंगल आपस के अंदर, ये वाले T1 और T2, ये आपस में सिमिलर नहीं होंगे। अगर ये 3/5 आ रहा था, तो दूसरा जो रिलेशन था साइड्स का, भुजाओं का दूसरा जो अनुपात था, एक तो ये आ गया 3/5, तो इन दोनों का भी हमारे पास 3/5 ही आना चाहिए था। अतः अपन क्या लिख देंगे कि T1 और T2 समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। T1 and T2 are not similar to each other, इसलिए क्या लिखेंगे? T1, T2 जो है इस रिलेशन में नहीं है, is not related to this relation। ठीक है, अब दूसरा इन दोनों में चेक करते हैं। देखो T2 और T3 के अंदर, अब यहां पर हमारे पास है 5, ये साइड ले ली मैंने 5, ये ले ली 6। अब इस साइड्स का लेते हैं 12 और 8, ये तो ऑटोमेटिक दिख रही सामने, नहीं हो रही है, क्योंकि 5/6 यहां पर ऊपर छोटा नीचे बड़ा नंबर है, लेकिन यहां पर ऊपर बड़ा और नीचे छोटा नंबर आ गया, तो ये भी एक दूसरे के रिलेशन में, यानी एक दूसरे रिलेटेड नहीं है। तो अपन क्या लिख देंगे कि T2 एंड T3 आर नॉट विथ दिस रिलेशन। अब कौन कौन से बचे? T1 और T3। तो T1 और T3 को चेक करते हैं। देखो T1 की कोई साइड यहां लिखते हैं, T1 तथा T3 में, इन ट्राइंगल T1 एंड T3, तो इसमें देखो साइड का रेशियो, पहली साइड इसकी 3, उधर 6, तो 3 और 6 कट हो गई, कितनी हो गई? 1/2। अब देखो दूसरी साइड्स का रेशियो 4 और 8, ये हो गई 4 और ये हो गई 8, इनको भी कट किया, कितना आ गया? 1/2। इधर हो गई 5, उधर हो गई 10, तो ये देखो 5/10, ये कट हो गई, यानी यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2। तीनों में भुजाओं का अनुपात, साइड्स का रेशियो कैसा आया? इक्वल आया। तो जैसे ही साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, तो अपन क्या कह देंगे कि T1 और T3 समरूप हैं। T1 and T3 are similar to each other, so T1 and T3 are in relation with this relation, यानी T1 अतः
T1 और T3 जो है वो इस परिभाषा से संबंधित है। तो T1 और T3 जो है इसी रिलेशन को फॉलो करते हैं। रिलेशन क्या है कि सिमिलरिटी होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा 12th है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ये मैं आपको हिंट देता हूं, आप खुद इसको कर लीजिएगा। सेम टू सेम उसी प्रकार का है। देखो P1 और P2 दो पॉलीगन्स हैं, ठीक है, पॉलीगन्स या बहुभुज जिसमें दो से ज्यादा भुजाएं हो, जैसे ट्राइंगल हो सकता है, त्रिभुज, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन यानी पंचभुज, कुछ भी हो सकता है। तो देखो बहुत आसान है। पहला जो इसमें अपन स्वतुल्यता यानी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। अगर कोई, अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं, ट्राइंगल से। अगर कोई एक ट्राइंगल है PQR, तो इस PQR ट्राइंगल की, इसी PQR ट्राइंगल की जो भुजाएं हैं, साइड्स हैं, वो कैसी होंगी? इक्वल है। अगर दो ट्राइंगल PQR एक जैसे हैं, सेम ही हो, समझ लो कि एक PQR और दूसरा भी PQR ट्राइंगल है, तो दोनों में साइड्स यानी भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो ये लिखेंगे त्रिभुज PQR, कोई भी, सॉरी यहां पर नाम इसको P1 देना है, तो अपन लिखेंगे बहुभुज यानी पॉलीगन P1 के अंदर हमेशा भुजाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ साइड खुद से यानी फ्रॉम सेल्फ ऑलवेज विल बी इक्वल। खुद से भुजाओं की संख्या कैसी होगी? हमेशा इक्वल होगी। अगर P1 की तुलना करें P1 से, P1 को P1 से कंपेयर करें, दो पॉलीगन्स है हमारे पास, ये P1 और दूसरा भी पॉलीगन ये P1, तो दोनों में भुजाएं यानी नंबर ऑफ साइड्स कैसी हैं? इक्वल होंगी। बस ये चीज आपको लिखनी है। इसलिए इसमें क्या लिख सकते हैं कि P1 और P1 के अंदर ये रिलेशन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा सममित या सिमेट्रिकल। तो अगर दो ट्राइंगल हम लेते हैं, ठीक है, P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान होगी। दूसरा, एक बार इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, P1 और P2, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं PQR और ABC, ठीक है, पॉलीगन्स हैं, बहुभुज, कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहते हैं तो क्वाड्रिलेटरल से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लो अगर एक एग्जांपल से मैं क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं, तो क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, त्रिभुज, कुछ भी ले सकते हैं। यहां पे मैंने इसको एक चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। ये एक चतुर्भुज है A, B, C और D, और इसको दूसरा मैं बनाता हूं PQRS, ठीक है, PQRS। तो देखो ये एक पॉलीगन P1 है यानी बहुभुज P1, और ये बहुभुज P2 यानी पॉलीगन P2 है। तो इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है? 4। इसमें भी नंबर ऑफ साइड कितनी है? 4। तो अपन क्या लिखेंगे? P1 और P2 में भुजाओं की संख्या कैसी है? समान है। तो इसका उल्टा लिखेंगे, P2 और P1 में भुजाओं की संख्या कितनी है? समान है। तो यानी अगर यहां पर P1 P2 जो है, P1 P2 जो है वो एक रिलेशन में है, तो P2 P1 भी एक उसी रिलेशन में होंगे। समझ में आ गई? अगर इसकी साइड्स 4 हैं और P1 और P2 की साइड्स कैसी हैं? 4 हैं, तो P2 और P1 की साइड्स भी कितनी होंगी? 4। ऑटोमेटिक बात, बस इसको घुमा के लिखना है अपन को कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे P2 एंड P1 have also same number of side, so P2 and P1 belongs to relation। अतः यह संबंध कैसा हो जाएगा? ये सममित या सिमेट्रिक संबंध हो जाएगा। तीसरा, इसके अंदर अपन को क्या फाइंड आउट करना है? संक्रामक। तो पता ही है इसमें क्या है, ये दो बना दिए, एक तीसरा और बना देता है। देखो ये अपन ने कोई बना दिए PQRS, इसको नाम दे देते हैं W, X, Y और Z। ये तीसरा नाम दे देते हैं, मान लो इसको P3। तो P1 और P2 की साइड 4 है यानी समान है, P2 और P3 की साइड भी 4 है यानी कैसी है? समान है, इक्वल है। तो P1 और P3 की भी कितनी होगी? 4 ही होंगी, इक्वल होंगी। तो अपन क्या कहेंगे कि P1 P2 रिलेशन में है, P2 P3 भी रिलेशन में है, तो P1 और P3 भी क्या होंगे? रिलेशन के अंदर। बस ये लिखना है कि P1 P2 जो है वो इन रिलेशन है R के, P2 P3 है ये भी इन रिलेशन है किसके? R के। तो P1 और P3 भी इन रिलेशन होंगे R से।
तो ये तीनों अगर दो कंडीशन होने के बाद अगर ये तीसरी सेटिस्फाई हो जाती है तो अपन क्या कह देते हैं, ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी संक्रामक संबंध है। इतना सा इस क्वेश्चन के अंदर करना था। अब एक एग्जांपल दे रखा है 3, 4, 5 वाला फालतू है, तो वो उसके बताना है कि भाई ट्राइंगल है वो भी इसी रिलेशन के अंदर होता है। कोई भी जो ट्राइंगल है वो 3, 4, 5 साइड वाले ट्राइंगल के जैसा होगा। तो कोई भी त्रिभुज होगा, कोई भी ट्राइंगल होगा, उसमें भुजाएं की संख्या कितनी होंगी, 3। और ये जो प्रश्न में दे रखा है जिसकी साइड्स 3, 4 और 5 दे रखी है, उसकी भी साइड कितनी होंगी, 3 ही होंगी। बस इसी रिलेशन में होगा, बस ये लिखना है आपको उसमें। तो एक ही क्वेश्चन नंबर 14 हमको पता है कि इसमें दे रखा है कि L जो है एक लाइंस का सेट है, समुच्चय है, उसमें L1 L2 दो लाइंस हैं। ये रही देखो L1 L2 एक XY प्लेन के अंदर, ये तो Y और ये XY प्लेन के अंदर दो लाइंस हैं। ये लाइंस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। आगे बात समझ में, ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या, इनके बीच की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है हमेशा। यहां भी ऐसी होगी, यहां पर भी ऐसी होगी, यहां पर भी, यहां पर कहीं भी डिस्टेंस लेट करेंगे वो कैसी होगी, इक्वल होगी। तो इसमें तीनों चेक करने अपन को। पहला स्वतुल्यता, ये आपको लिखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। स्वतुल्यता, स्वतुल्यता यानी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होगा, देखो एक लाइन खुद से हमेशा कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो अपन क्या लिखेंगे, L1 रेखा स्वयं के सदैव कैसी होती है, समांतर होती है, समांतर होती है। एक लाइन है वो खुद के हमेशा समांतर ही होती है। तो अपन क्या लिखेंगे, लाइन L1 विल ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है, तो ये लाइन लिखनी है। अगर खुद के पैरेलल हो गई तो अपन क्या लिख देंगे कि L जो है वो L के L1 के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, यानी इसी रिलेशन में हो गया। दूसरी बात, स्वतुल्यता के बाद चेक करेंगे अपन सममितता। सममितता यानी सिमेट्रिक। अगर L1 पैरेलल है किसके, L2 के, तो L2 भी पैरेलल होगी किसके, L1 के। अगर ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है तो L1 समांतर है L2 के, तो L2 भी किसके समांतर होगा, L1 के। ऑब्वियस बात है, ये दो लाइंस है। अगर ये वाली लाइन, नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन के कैसी है, पैरेलल है, तो ऊपर वाली लाइन भी नीचे वाली लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। मैं इसका भाई हूं तो ये भी मेरा भाई है, सीधी सी बात है। L1 पैरेलल टू L2 तो L2 भी पैरेलल होगी L1। तो इसके लिए कह देंगे अगर L1 और L2 इसी संबंध से संबंधित है, अगर इसी रिलेशन से रिलेटेड है, तो L2 और L1 भी इसी रिलेशन से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। अब बात करते हैं तीसरी लाइन। एक तीसरी लाइन और है, वो है L3। ठीक है, तो L1 L2 पैरेलल है, तो ये रिलेशन हो गया। ठीक है, अब अपन चेक किसके लिए करेंगे, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव या संक्रामक। तो ट्रांजिटिव या संक्रामक के लिए चेक करेंगे तो उसमें ये बता दे, देखो L1 L2 अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो L1 L2 में वही रिलेशन हुआ। L2 L3 के हैं तो यहां पे मैं लिख दूंगा L2 तो एज इट इज, यहां पे आ जाएगा L3। तो L2 की जगह L1 की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे, L3। तो L2 अगर L3 से पैरेलल है तो इन दोनों में भी वही रिलेशन है। तो अगर देखो इसको ऐसे समझते हैं, ये 3 पेन है, थोड़ा समझ लेना, पैरेलल बताने के लिए बता रहा हूं। ये तीसरा यहां पे, अगर ये तीनों, ये नीचे वाले दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये सेकंड वाला इसके पैरेलल है, तो ये और ये भी आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। 3 रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, तो यानी ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ऐसी बढ़ती जाएंगी अनंत यानी इंफिनिटी तक। इन दोनों में भी वही संबंध है, तो इनमें भी आपस में क्या होगा, वही संबंध होगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे कि L1 विल ऑल्सो बी पैरेलल टू L3। अतः लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, L1 L3 आर इन रिलेशन विद द गिवन रिलेशन। इसी संबंध से संबंधित है जो कि प्रश्न में अपन को दे रखा है। अब इसका एक सेकंड पार्ट और है, तो देखो ये स्वतुल्य भी हो गया, रिफ्लेक्सिव, सममित भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, यानी संक्रामक भी हो गया। तो ये कैसा संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी तुल्यता संबंध है। अब इसका सेकंड पार्ट और है, उसको भी देखते हैं। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, y इज इक्वल टू 2x + 4
ये लाइन की इक्वेशन है, रेखा की समीकरण है। अब कह रहा है कि बताओ इस रेखा के यानी इस लाइन के और कौन कौन सी लाइन से यही रिलेशन होगा, यानी ये रेखा ये लाइन जो है इसके पैरेलल लाइंस कौन कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो देखो ये लाइन हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा की समीकरण क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लिखेंगे रेखा की समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर m क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप या इसको हिंदी में लिखते हैं अपन प्रवणता, स्लोप या प्रवणता m को लिखते हैं। तो यहां पर m की वैल्यू कितनी है, देखो x तो ये रहा x, c कितना हो गया 4, यहां पर ये m कितना है 2, तो हमारे पास m हो गया 2। तो कभी भी दो लाइंस पैरेलल या समांतर होती है, सपोज एक ये कोई लाइन है इस जगह पर, ठीक है, तो इसकी प्रवणता m की वैल्यू कितनी होगी यहां पर 2। तो और इसके पैरेलल लाइन कौन सी होगी, वही लाइन पैरेलल होगी जिसकी झुकाव या प्रवणता या स्लोप कितनी होगी, m की वैल्यू कितनी होगी 2। तो कभी भी दो लाइंस तब ही समांतर या पैरेलल होती है जब उनकी प्रवणता या स्लोप कैसी हो, सेम हो। तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2। तो अपन नीचे एक लाइन लिखेंगे, वे सभी रेखाएं जिनकी प्रवणता या झुकाव 2 होगा यानी m इक्वल टू 2 होगा, वो रेखा इस रेखा के समांतर होगी। इंग्लिश में लिखेंगे those lines which have slope m equal to 2, those lines will be parallel to the given line y is equals to 2x plus 4। ये चीज आपको उसके अंदर लिखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, हमको एक समुच्चय यानी एक सेट दे रखा है और उससे ऑर्डर पेयर बना रखे हैं, ऑर्डर पेयर एक रिलेशन में दे रखे हैं, ठीक है, इनके बीच में एक रिलेशन जो है वो ऑर्डर पेयर के रूप में दे रखा है। तो अब इसमें क्या होगा, क्रमित युग्म कह सकते हैं जिसको। अब ये कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन कौन से हैं, अपन को बताने हैं कौन कौन से हैं कौन कौन सा नहीं है। तो पहला इसमें चेक करते हैं, देखो स्वतुल्यता, इजी क्वेश्चन है बहुत। स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, मतलब ए और ए में वही रिलेशन होना चाहिए, यानी अगर सेम इनपुट है तो सेम आउटपुट होना चाहिए। तो देखो इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 है क्या, ये देखो 1 1 2 2 3 3 और 4 4, यानी ए और ए में रिलेशन है, यानी ये क्या है, स्वतुल्य रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा अपन को चेक करना है क्या, सममितता, सममित है या नहीं है, सममित यानी सिमेट्रिकल। तो देखो अगर 1 2 हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। तो देखो 1 2 हमारे पास है, क्या हमको कहीं 2 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 1 2 तो रिलेशन के अंदर है बट 2 1 जो है वो रिलेशन में नहीं है, तो ये सममित नहीं होगा। तीसरा ट्रांजिटिव, अगर 1 और 2 रिलेशन में है, ठीक है, तो देखो 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 कहां है, 1 और 2 मैंने लिया, चलो इसमें 1 2 का नहीं बन रहा है तो 1 3 बना हुआ है, चलो ये बन गया। देखो 1 3 अगर हमारे पास रिलेशन में है, यानी a की वैल्यू मैंने क्या ली 1, b की वैल्यू क्या ली 3, तो ये किसमें होना चाहिए, यहां से होना चाहिए 3 और ये 2। तो देखो 3 और 2, b की वैल्यू मैंने क्या ली 3 और c की वैल्यू मैंने क्या ली 2, ठीक है। अगर ये होता है तो 1 और 2 भी रिलेशन में होने चाहिए, देखो ये रहा 1 और 2, तो 1 और 2 यानी a और c भी रिलेशन में है, यानी a और b में वही रिलेशन था। कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, पहले ये रिलेशन नहीं लिखे, कॉम्बिनेशन देख रहे हैं पहले। देखो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन मिल गया, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1 और b की वैल्यू कितनी होगी 3। अब b 3 लेना है, 3 से आगे c की वैल्यू क्या आएगी 2, तो ये भी हमारे पास इसके अंदर है, तो हमारे को a और c ये इनका पेयर है वो भी यहीं पे मिलना चाहिए था। तो देखो हमारे पास सबसे पहले हमने कौन सा लिया, ये वाला 1 3, फिर कौन सा लिया 3 2, ये दोनों थे, तो तीसरा भी इसी रिलेशन में होना चाहिए था, तो तीसरा भी इसी रिलेशन में बन गया। तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, a b जो है वो इस रिलेशन में था, b c जो है वो भी रिलेशन में था, तो c a भी हमको इसी रिलेशन में प्राप्त हो गया। अतः ये एक
संक्रामक यानी ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। तो इसमें ये जो ऑप्शन हो करेक्ट वो आप इसमें भर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमको दे रखा है जिसमें ए बी दो दे रखे हैं, प्रांत और परिसर और डोमेन और रेंज। अब इसके अंदर रिलेशन क्या बताना है, रिलेशन दिया हुआ है हमको a इक्वल टू बी माइनस 2 और b की वैल्यू जो है वो 6 से कैसी होनी चाहिए, बड़ी। तो देखो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो उनमें पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें a और b ऐसा है तो b की वैल्यू 6 से बड़ी। तो इसमें क्या दे रखा है 2,4, तो b की वैल्यू ये जो 4 है ये 6 से कैसी है, छोटी। तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब चेक करते हैं दूसरे ऑप्शन को, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है या नहीं। तो अपन को 6 से बड़ी वैल्यू मिलनी चाहिए, तो 6 से बड़ी वैल्यू है दूसरे ऑप्शन के अंदर 3,8 दे रखा है, देखो 3,8। तो जैसे ही मैं, ये किसकी वैल्यू है b की और ये किसकी वैल्यू है a की, ये a और b की वैल्यू यहां, पहले b की वैल्यू पुट करता हूं मैं यहां पे, देखिए b की वैल्यू पुट की 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 कितना हुआ 6, तो 6 हुआ, जबकि आना क्या चाहिए था 3। तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है। थर्ड कंडीशन, थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है हमको 6, 8, 6 और 8, ये b की वैल्यू और ये a की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो b की वैल्यू मैं क्या पुट करता हूं, b की वैल्यू मैंने वही पुट की यहां पे 8 माइनस क्या हुआ 2, ये क्या मिल गया 6, तो a की वैल्यू क्या आ रही है 6, तो ये वाला पॉसिबल होगा। और चौथा भी चेक कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग ही होगा। चौथा क्या है 8 और 7, तो ये देखो ये 8 और ये 7, तो ये b की वैल्यू ये a की वैल्यू, तो हमने b की वैल्यू पुट करनी है सबसे पहले। तो b की वैल्यू पुट की भाई मैंने 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 कितना हुआ 5, हमको चाहिए क्या 8, यानी ये वाला भी कैसा हो गया रॉन्ग। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हुआ थर्ड। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 मैंने करवाया नहीं था, उसमें एग्जांपल देना है, मन में से कोई भी, जैसा अभी हमने 15वां क्वेश्चन देखा ना, वैसे कोई भी एक सेट ले लीजिएगा, कोई भी सेट ले लीजिए कोई नंबर का 1 2 3 4। अब इसमें रिलेशन बनाना है तो मन मर्जी से कोई भी ऑर्डर पेयर बना दीजिएगा, जैसे 15वें क्वेश्चन के अंदर है, 15वां क्वेश्चन में जैसे बना हुआ है 1 2 2 2, ऐसे कुछ भी मन से बना दीजिएगा, 2 2 2 3, समझ रहे हैं आप। तो उसमें जैसा जैसा कह रहा है ना कि भाई अपन को 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि सममित तो हो परंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं हो, तो इस प्रकार से मन मर्जी आए जैसे बना के, जैसा अपन को प्रूफ करना है वैसा वैसा बनाना है। मन से कोई भी नंबर चूज करके कैसा भी ऑर्डर पेयर बना दो, जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, मन मर्जी से क्वेश्चन को करना है तो आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। कोई भी सोल्यूशन देख लेना, उसमें बता रखा होगा, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल बात थी नहीं, तो उसको इजीली आप कर पाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।